एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां किसी की एक बहुत ही गर्म बहस चल रही हो। हाँ, जो आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल। गुस्सा इतना ज्यादा है और मतलब भावनाएं इतनी उफान पर हैं कि बस अगले ही पल एक ऐसी बात मुंह से निकलने वाली है जिसका पछतावा शायद जिंदगी भर रहेगा। वही पॉइंट जहाँ कंट्रोल छूट जाता है। सही कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक दिमाग के अंदर से एक आवाज आती है, रुको, मैं आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूं? मेरा ये रिएक्शन कहां से आ रहा है? और ये आवाज सबसे दिलचस्प चीज है। एकदम। और आज की इस गहरी चर्चा में ना हम दिमाग के अंदर आने वाली इसी रुकावट, इसी आवाज को डिकोड करने वाले हैं। ये दरअसल एक ऐसी क्षमता है जिसे सबसे दुर्लभ यानी रेयरेस्ट प्रकार की इंटेलिजेंस माना जाता है। इसे मेटाकॉग्निटिव आईक्यू कहते हैं, जो कि बहुत कम लोगों में नेचुरली डेवलप होती है। हाँ। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर अपने ही दिमाग और अपनी ही सोचने की प्रोसेस पर एक सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र रखने का असली मतलब क्या होता है और ये किसी भी इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसको ना एक थिएटर नाटक के उदाहरण से समझते हैं। आमतौर पर होता यह है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के नाटक में बस एक एक्टर होता है। वो हालात के हिसाब से एक्टिंग कर रहा है, लाइन बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है। लेकिन इस दुर्लभ इंटेलिजेंस के आते ही इंसान उस स्टेज से उतर जाता है। बिल्कुल, वो स्टेज से उतरकर दर्शकों की सीट पर बैठ जाता है और एक डायरेक्टर की तरह अपनी एक्टिंग को दूर से देखने लगता है। ये थिएटर वाली एनालॉजी ना इस पूरी प्रोसेस का एकदम सटीक चित्रण है। अगर हम इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो अपनी ही सोच को इस तरह दूर से देखने की इस क्षमता को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई पछतावा नहीं है जो किसी घटना के गुजर जाने के बाद होता हो। पछतावा या आत्मचिंतन तो कोई भी कर लेता है बाद में। हाँ, बाद में तो सभी सोचते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एग्जैक्टली। पर हम यहाँ रियल टाइम मेंटल मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। यानी जब विचार दिमाग में बनी रहे होते हैं, ठीक उसी मिली सेकेंड में उन्हें पकड़ लेना। ओह वाह, लाइव पकड़ना। हाँ, और न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि ये क्षमता दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से मूल रूप से जुड़ी है। ये दिमाग का वो अगला हिस्सा है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेवार होता है। तो जब दिमाग का बाकी हिस्सा रिएक्ट कर रहा होता है, तब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक दर्शक बनकर उस पूरे बहाव को शांति से नोटिस करता है। तो इसका मतलब ये मॉनिटरिंग एक लाइव कैमरा की तरह चल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग असल जिंदगी में ऑन द ग्राउंड कैसे काम करती है, खासकर जब गुस्सा या चिड़चिड़ाहट हो रही हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर जब कोई चुभने वाली बात कहता है तो एक नॉर्मल दिमाग तो तुरंत रिएक्ट कर देता है। तो इस मेटाकॉग्निटिव आईक्यू वाले दिमाग में आखिर क्या अलग चल रहा होता है उस वक्त? दरअसल जो चीज उन्हें अलग बनाती है उसको हम मेटा अवेयरनेस कहते हैं। जैसे ही इरिटेशन बढ़ना शुरू होती है, दिमाग का जो रिएक्टिव सेंटर है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत एक्शन लेना चाहता है। वो इमरजेंसी बटन दबा देता है। बिल्कुल, वो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है। अब एक आम दिमाग तो इस रिएक्शन में पूरी तरह घुल जाता है और गुस्सा निकाल देता है। लेकिन मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग में एक पॉज आता है, एक रुकावट। हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अमिगडाला के एक्शन पर एक छोटी सी ब्रेक लगा देता है। तो जो इम्पल्स है और जो आखिरी एक्शन है, उन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप बन जाता है। अच्छा। और इस गैप के बनते ही एक नई क्षमता एक्टिव होती है जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। भावनाओं में डूबने के बजाय दिमाग उस भावना को पकड़कर उस पर एक लेबल लगा देता है। अंदर एक आवाज आती है, मैं इस वक्त गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। यानी बस उस इमोशन को एक नाम दे दिया। हाँ, और इस लेबल करने भर से एक मेंटल डिस्टेंस बन जाता है। कंट्रोल उस आलसी रिएक्टिव सिस्टम से निकलकर डेलिबरेट डिसीजन मेकिंग सिस्टम के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन है। ये सुनने में बड़ा सटीक लग रहा है, पर थोड़ा अजीब भी है। कैसा अजीब? मैं इसको एक हॉरर मूवी से जोड़कर देखता हूँ। जैसे जब किसी को मूवी में बहुत डर लगता है तो वो खुद को याद दिलाता है कि ये तो सिर्फ मूवी है, एक्टिंग चल रही है, तब जाके डर थोड़ा शांत होता है। हाँ, वहाँ हम एक डिस्टेंस बनाते हैं। पर अगर कोई इंसान दिन के 24 घंटे अपनी ही भावनाओं को इस तरह दूर से देखता रहे, उन्हें लेबल करता रहे, तो क्या वो एक रोबोट जैसा महसूस नहीं करने लगता? ये डर आना बहुत स्वाभाविक है। मतलब अगर कोई अपने दुख या खुशी को जीने के बजाय बस ऑब्जर्व ही करता रहेगा, तो क्या उसकी असली भावनाएं, उसके रॉ इमोशंस खत्म नहीं हो जाएंगे, एकदम मशीन जैसा?
देखिए, मनोविज्ञान इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। इसका मतलब इमोशन से पूरी तरह डिटैच होना नहीं है। इंसान अपनी भावनाओं से बाहर नहीं निकल जाता, बस वो उनमें अंधा होकर डूबता नहीं है। तो फीलिंग तो पूरी आती है। बिल्कुल, थोड़ा सा डिटैचमेंट जरूर आता है। एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अपने ही गुस्से को लाइव देख रहा हो। पर यही डिटैचमेंट सबसे बड़ी ताकत देता है, अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनने की ताकत। अच्छा, मतलब चूज योर रिस्पॉन्स। वही, जब वो पॉज मिलता है तब इंसान भावना का गुलाम बनने के बजाय ये फैसला कर पाता है कि रिएक्ट कैसे करना है। ये फीलिंग लेस होना नहीं है, बल्कि फीलिंग को अपने हिसाब से चैनलाइज करना है। स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल दिमाग अपने हाथ में रखता है। समझ गया। यानी भावना आएगी पूरी, पर गाड़ी कहाँ ले जानी है ये फैसला इंसान का अपना होगा। ये तो बहुत हो गई वर्तमान की, प्रेजेंट मोमेंट की। हाँ, लेकिन ये जो दिमाग की मॉनिटरिंग है, ये सिर्फ प्रेजेंट तक तो नहीं रुकती होगी। जब यही ऑब्जर्वर आने वाले कल को यानी फ्यूचर को मॉनिटर करता है, तो एक बहुत भारी नुकसान भी सामने आता है, जिसके बारे में हमारे सोर्सेज में जिक्र है। आप प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहा गया है। और ये थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है। जैसे शावर में नहाते वक्त या अकेले चलते वक्त दिमाग आने वाली किसी मीटिंग या बातचीत को पहले से ही सिमुलेट करने लगता है। हाँ, दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट बनने लगती है। वही, दिमाग सोचता है कि अगर उसने मीटिंग में ये सवाल पूछा तो मैं ये कहूंगा, और फिर वो आगे से ऐसा बोलेगी। ये सिमुलेशन किसी मूवी की तरह चलने लगती है दिमाग में। और इस सिमुलेशन के पीछे की जो बायोलॉजी है, वो इसे बहुत थका देने वाला बनाती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग असल एक्सपीरियंस और विविडली काल्पनिक एक्सपीरियंस के बीच पूरी तरह फर्क ही नहीं कर पाता। वेट, दिमाग फर्क नहीं कर पाता? नहीं, जब दिमाग आने वाली कॉन्वर्सेशन की कल्पना कर रहा होता है, तो ठीक वही न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हैं जो उस कॉन्वर्सेशन को असल में करते वक्त फायर करते। वो तेरी, तो जब तक असली कॉन्वर्सेशन का वक्त आता है, दिमाग उसकी इतनी रिहर्सल कर चुका होता है कि वो उसके लिए जाना पहचाना हो जाता है। एग्जैक्टली। पर यही वो जगह है जहां इस क्षमता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके हिडन कॉस्ट्स होते हैं। जैसे कि ओवर कैलकुलेशन। हाँ, क्योंकि दिमाग सिर्फ एक रास्ता नहीं सोच रहा, वो हर संभव सिनेरियो को कैलकुलेट कर रहा है। इस थकान को समझने के लिए ना, मुझे लगता है कंप्यूटर ब्राउजर का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग रूपी ब्राउजर में एक ही वक्त पर 50 अलग अलग टैब्स खुले हों। हाँ, 50 टैब्स और सब में हैवी प्रोसेस चल रहा हो। वही ना, सिर्फ खुले नहीं हैं, उन सब में अलग अलग हैवी रेजोल्यूशन की वीडियोस प्ले हो रही हैं। आने वाले वक्त के 50 अलग अलग सिनेरियोस दिमाग एक साथ प्रोसेस कर रहा है। अब ऐसे में किसी भी आम कंप्यूटर का रैम तो फुल होगा ही, और सिस्टम हैंग भी करेगा। बिल्कुल करेगा। और दिमाग का इस तरह लगातार प्रोसेसिंग से पूरी तरह ड्रेन हो जाना बहुत नेचुरली होता है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिमाग मूल रूप से एक आलसी ऑर्गन है। आलसी? पर वो तो हर वक्त चलता रहता है। चलता है, पर दिमाग पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, जबकि एनर्जी 20% कंज्यूम करता है। इसलिए एवोल्यूशन ने इसे आलसी बनाया है ताकि एनर्जी बचे। इसे सर्टेनिटी पसंद है। अच्छा, निश्चितता चाहिए इसे। हाँ, तो जब एक मेटाकॉग्निटिव दिमाग लगातार आने वाले कल की प्रोबेबिलिटीज को प्रोसेस करता रहता है, तो वो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी जला रहा होता है। ये मेंटली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसका मतलब उनका स्विच कभी ऑफ ही नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। ये बैकग्राउंड में चलने वाली प्रोसेसिंग इंसान को एक गहरी दिमागी थकान देती है। और सिर्फ थकान ही नहीं, सोशली ये अकेलेपन का एहसास भी दिला सकती है, क्योंकि आसपास के लोग तो इस तरह मल्टीपल टाइमलाइंस एक साथ प्रोसेस नहीं कर रहे होते। ये तो काफी भारी कॉस्ट है। ठीक है, अब क्योंकि आपने बताया कि दिमाग नेचर से आलसी होता है और एनर्जी ड्रेन से बचना चाहता है, तो इवोल्यूशन ने दिमाग को जरूर कुछ शॉर्टकट्स दिए होंगे। बिल्कुल दिए हैं, जिन्हें हम बायसेस कहते हैं। हाँ, पक्षपात या बायसेस। ये रोजमर्रा के फैसले लेने में हमारा टाइम और एनर्जी बचाते हैं, लेकिन एक आम दिमाग जहां इन शॉर्टकट्स पर चलकर जल्दी आगे बढ़ जाता है, वहीं एक मेटाकॉग्निटिव थिंकर इन शॉर्टकट्स को बीच में ही रोक देता है। सही पकड़ा। इसे हम कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और बायस अवेयरनेस से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद भी लोग अपने ही विश्वासों को ऑडिट करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या सामने वाला वाकई गलत है या मैं बस अपने ही चश्मे से इस सिचुएशन को देख रहा हूं? और सबसे खास बात यह है कि इस तरह खुद पर सवाल उठाना कोई इनसिक्योरिटी या सेल्फ डाउट नहीं है।
ये रियल टाइम में अपनी सोच को वेरीफाई करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फर्स्ट इंप्रेशंस में मिलता है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हाँ, मिलते ही दिमाग में तुरंत एक पसंद या नापसंद का एहसास पैदा हो जाता है। एक आम दिमाग इसी पहले एहसास को पूरा सच मान लेता है, लेकिन मेटाकॉग्निटिव दिमाग में तुरंत वो पॉज आता है। वो खुद से पूछते हैं कि मैं इस व्यक्ति को इतनी जल्दी जज क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या इसके कपड़े मेरी किसी पुरानी नापसंद से जुड़े हैं? क्या मैं बायस्ड हो रहा हूँ? दिमाग का डिजाइन ही ऐसा है कि वो बायसेस को छुपाता है ताकि जल्दी फैसले लिए जा सके। तो उन्हें लाइफ पकड़ना एक मैजिक ट्रिक पकड़ने जैसा हो गया। बिल्कुल, वही छुपे हुए पैटर्न्स को देखना ही तो असली ताकत है। पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर एवोल्यूशन ने ही हमें ये बायसेस दिए हैं ताकि फैसले तेजी से हो सकें, तो इस शॉर्टकट को रोकने का आखिर फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। लेकिन सोचिए ना, अगर कोई इंसान दिन भर लगातार अपने ही ख्यालों पर शक करता रहेगा, अपने फैसले को दो बार ऑडिट करेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? क्या ऐसे डिसीजन पैरालिसिस नहीं हो जाएगा? ये पुशबैक एकदम वैलिड है। इंसान तो बस ओवरथिंकिंग में फंसा रह जाएगा और कोई ठोस फैसला ले ही नहीं पाएगा, जबकि बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। यही इस मेंटल मॉडल का सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है। हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट आएगी, फैसले लेने में देरी भी लगेगी, पर इस छोटी सी देरी के बदले जो इनाम मिलता है ना, वो कमाल का है। वो इनाम है ब्लाइंड थिंकिंग से आजादी। ब्लाइंड थिंकिंग यानी बिना सोचे समझे मान लेना। हाँ, जंगल में खतरों से बचने के लिए बायसेस ठीक थे, पर आज के कॉम्प्लेक्स समाज में यही बायसेस गलत करियर चुनने या बर्बाद करने वाले फैसलों की वजह बनते हैं। वो सोच जो सुपरफिशियली सही लगती है पर होती नहीं है, उस पर चलने का नुकसान उस इनिशियल देरी से कहीं ज्यादा भारी होता है। ओह, मतलब शॉर्ट टर्म की देरी लॉन्ग टर्म का फायदा देती है। एकदम सही। शुरू की ये देरी आगे चलकर ज्यादा एक्यूरेट और क्लियर फैसले देती है। समझ गया। अब इस खुद पर शक करने की क्षमता को अगर हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस में देखें, तो इसका असर और भी गहरा लगता है, खासकर कॉन्फ्लिक्ट्स या बहस के दौरान। और यहीं पर कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी साइन है। आमतौर पर जब बहस में दूसरा इंसान हमारी सोच को चैलेंज करता है, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत ऑन हो जाता है। हम खुद को डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन ये लोग अपने नजरिए से बाहर निकलकर सामने वाले के चश्मे से सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ डेविल्स एडवोकेट बनने के लिए नहीं होता। हाँ, मतलब सच में सामने वाले की जगह खड़े होकर उसके फियर्स को महसूस करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को बिना इम्पल्सिव हुए सॉल्व कर लेते हैं। जब दिमाग बहस को जीत हार की तरह नहीं बल्कि डेटा पॉइंट्स की तरह देखता है, तब बेजियन अपडेटिंग नाम की एक बहुत ताकतवर क्षमता पैदा होती है। बेजियन अपडेटिंग, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है थोड़ा, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब आम लोगों को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बताती है कि वो पिछले कई सालों से गलत थे, तो ईगो बीच में आ जाती है। ईगो तो आएगी ही ना, लोगों को लगता है उनकी आइडेंटिटी पर अटैक हो गया। बिल्कुल, दिमाग उसे फिजिकल खतरे की तरह देखता है। पर बेजियन अपडेटिंग में जैसे ही नया फैक्ट आता है, इंसान बिना किसी शर्म के, बिना ईगो के तुरंत पुराना डेटा डिलीट करके नया मॉडल अपडेट कर लेता है। ये जो बेजियन अपडेटिंग है ना, इसको समझने के लिए कार के जीपीएस सिस्टम की एनालॉजी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जीपीएस जैसे मैप्स वगैरह में? हाँ, जैसे अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और हमसे गलती से एक लेफ्ट टर्न मिस हो जाए, तो डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस सिस्टम गुस्सा नहीं करता, वो रोने नहीं लगता या ईगो पर नहीं लेता कि मैं तो इतना महंगा सॉफ्टवेयर हूं, मैं गलत कैसे हो गया। हाँ, वो बस नया रास्ता निकाल लेता है। वही, वो शांति से 1 सेकंड का पॉज लेता है, कहता है रिकैलकुलेटिंग, और तुरंत एक नया रास्ता तैयार कर देता है। ये ईगोलेस अपडेटिंग इंसानी दिमाग में भी तो ठीक वैसे ही काम करती है। गलतियों को फेलियर नहीं बल्कि एक नए डेटा सेट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि आसान नहीं है इंसान के लिए। बिल्कुल नहीं है। पर जब दिमाग समझ जाता है कि किसी बिलीफ का टूटना उस इंसान का टूटना नहीं है, तब वो इतनी तेजी से नई चीजें सीखता और इवॉल्व करता है जिसका मुकाबला कोई जिद्दी दिमाग नहीं कर सकता। ये लगातार अपडेटिंग मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लक्षण है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक वाइडर लेंस से देखें, तो मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अच्छे विचार आना या स्मार्ट होना नहीं है। नहीं, ये सिर्फ विचारों का आना जाना नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम का चश्मादीद गवाह बनने और उसे मॉनिटर करने का नाम है, जो उन विचारों की फैक्ट्री चलाता है। वर्तमान में अमिगडाला के गुस्से को पॉज लगाना, भविष्य की इंटरैक्शंस के हिडन कॉस्ट्स को पकड़ना, ब्लाइंड थिंकिंग से बचना और बिना ईगो के जीपीएस की तरह
खुद को रिकैलिब्रेट करना। ये पूरा सिस्टम इंसान को सच में अपने दिमाग का मास्टर बनाता है, और इसकी अहमियत आज के दौर में कितनी ज़्यादा है ये हम सब महसूस कर सकते हैं। हम सब एक ऐसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में जी रहे हैं जहां सुबह से रात तक दिमाग पर फेक न्यूज़, नोटिफिकेशंस और दूसरों के ओपिनियंस का बॉम्बार्डमेंट चल रहा है। एक आम दिमाग इस शोर में पागल हो सकता है। बढ़ी ना, आज की चर्चा हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी दिमागी प्रोसेसिंग पर ध्यान दें, वो छोटा सा पॉज ढूंढ लें, तो हम इस शोर में से अपने काम का सिग्नल निकाल सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही माइंड को थकने से बचाने का सबसे ज़रूरी कदम है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के बाद ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचलित कर देने वाली नई सोच पैदा हुई है। आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात करते हैं कि वो इंसान जितना स्मार्ट हो गया है। पर अगर इंसान अपने दिमाग को इस तरह रियल टाइम में पॉज करना सीख सकता है, जिसे हम मेटाकॉग्निशन कह रहे हैं, तो क्या आने वाले कल में हम एआई को भी ये सेल्फ मॉनिटरिंग सिखा पाएंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सोचो, क्या कभी एक सुपर एडवांस्ड एआई जवाब देने से पहले रुककर अपने ही एल्गोरिथम को ऑब्जर्व करेगा और खुद से पूछेगा कि मैं आखिर इस यूजर को ये जवाब क्यों दे रहा हूं, मेरा बायस क्या है? या फिर आत्मचिंतन और खुद को बाहर से देखने की यही वो आखिरी और इकलौती ताकत है जो इंसानी चेतना को हमेशा मशीनों से अलग रखेगी। ये सच में सोचने वाली बात है, इस पर जरूर विचार कीजिए।